collector region. The electrons and holes will then try to travel in the collector region. This is how the working of the NPN transistor will be taking place. जेव्हा कलेक्टर मध्ये तुमचे इलेक्ट्रॉन्स जातील तेव्हा हा जो तुमचा आयसी दॅट इज द कलेक्टर करंट आहे तो त्याच्यामध्ये फ्लो व्हायला सुरू होईल. कोणाचं तरी माईक चालू आहे, प्लीज बंद करून द्या, बॅकग्राऊंड नॉईज खूप जास्त येत आहे. अँड बिकॉज ऑफ दिस large amount of current will flow in the collector region. Yes, can anyone tell me किसका माइक ऑन है? Can anyone tell me? जिसका भी माइक ऑन है, this is the last warning. Otherwise, I will stop taking the class the moment I receive the disturbance. Clear for section A students? Section A students. As well as this is also the last warning for section B students. If such kind of background noise is seen in the class, I will stop taking the entire class. Behave yourselves. Yes, we will come back to the topic. Now NPN ट्रांजिस्टर का वर्किंग कैसा है, अब हम आपको ये हिंदी में समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए. आपने सबसे पहले आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर के इमीटर और बेस को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिया है और आपके कलेक्टर और बेस को आपने रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया है. समझ में आ रहा है? आपका इमीटर जो है वो आपने आपके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है और आपका जो बेस है वो आपने पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है. उसी तरह आपका जो बेस है, अब हम रिवर्स बायस के बारे में डिस्कशन करेंगे. उसी तरह जो आपका बेस रीजन है वो आपने आपके नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है बैटरी के, और जो आपका एन रीजन है, जो आपका कलेक्टर है, उसका कलेक्टर करंट आपने आपके पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है. इसके वजह से क्या हो रहा है, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है जो आपके एन रीजन में अवेलेबल है, जो आपके इमिटर रीजन के इलेक्ट्रॉन्स है, वो हमेशा कोशिश करेंगे टू ट्रैवल इनटू द बेस रीजन. टू ट्रैवल इनटू द बेस रीजन. आपके जो इमिटर के इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा आपके बेस में यानी आपके पी रीजन में ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे. इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि आपका यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन विल बी टेकिंग प्लेस. रिकॉम्बिनेशन विल बी टेकिंग प्लेस और रिकॉम्बिनेशन होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर की ओर मुड़ जाएंगे. ओके, समझ में आ रहा है आपको? एंड देन वंस द इलेक्ट्रॉन रीच टू द एन रीजन ऑफ द कलेक्टर, द रिवर्स बायस विल स्टार्ट इट्स ऑपरेशन. समझ में आ रहा है सबको? सेक्शन बी स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आपको? सेक्शन ए स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया या रिपीट करना चाहिए? Section A students, can you hear me? Section A students? Yes sir. Sir. सुनाई दे रहा है आपको? हेलो? सेक्शन Yes, A sir. students, समझ में आया आपको? कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes sir. ओके. अब हम देखेंगे पीएनपी का ऑपरेशन कैसे होगा. अब देखिए, हमने सबसे पहले पीएनपी ट्रांजिस्टर कनेक्ट कर दिया है. अब ये पीएनपी ट्रांजिस्टर को हमने सबसे पहले आपका जो इमिटर रीजन है और जो बेस रीजन है उसको हमने रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया है. रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया है बोले तो क्या कर दिया है, इमिटर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को कनेक्ट कर दिया है और हमारा जो बेस है वो हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को कनेक्ट कर दिया है. अब क्या होगा, अब आपकी जो
पी रीजन में के पॉजिटिवली चार्ज एटम्स है वो एन रीजन में ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे। एन रीजन में क्या है बेटा? एन रीजन में क्या है बेटा? हेलो क्लास, एन रीजन में क्या है? एन रीजन में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। एंड because of this the p region positively charged holes and the n region electrons will have a recombination बट हमको पता है कि बेस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ही कम है, इसलिए वो कम इलेक्ट्रॉन्स के साथ में कम होल्स रिकॉम्बिनेशन कर लेंगे और बचे हुए जो आपके होल्स रहेंगे वो कहां ट्रैवल करेंगे? वो आपके कलेक्टर रीजन में ट्रैवल करेंगे और इसीलिए आपके जो बचे हुए पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स है वो कलेक्टर के पुराने वाले होल्स के साथ ऐड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? रिपीट करूं? देखिए, ध्यान दीजिए, हमने सबसे पहले क्या कनेक्ट कर दिया है? पीएनपी ट्रांजिस्टर कनेक्ट कर दिया है। अब हमने आपका जो इमिटर और बेस है उसको हमने रिवर्स बायस में कनेक्ट किया है। आपका इमिटर और जो बेस है उसको हमने रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया है। अब रिवर्स बायस कैसे सर? आपका कलेक्टर और आपका बेस हमने रिवर्स बायस में कनेक्ट किया है और आपका इमिटर और बेस मैंने फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया है। समझ में आ रहा है? अब क्या हो रहा है? अब आपका जो एन रीजन है, पीएनपी में आपका जो एन रीजन है उसमें क्या है बेटा? एन रीजन में हमेशा क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। और पी रीजन में हमेशा क्या होते हैं बेटा? होल्स। अब जो आपके इमिटर रीजन के जो होल्स है, क्योंकि आपका पी रीजन जो है वो है इमिटर रीजन, अब आपके इमिटर रीजन के जो इलेक्ट्रॉन होल्स है वो आपके बेस रीजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ में क्या करेंगे? रिकॉम्बिनेशन करेंगे। बट फिर भी आपके इमिटर के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपके इमिटर में अभी भी बहुत सारे फ्री पॉजिटिवली चार्ज होल्स अवेलेबल है। रिकॉम्बिनेशन होने के बावजूद भी बहुत सारे होल्स आपके पास पड़े हुए हैं। अब ये जो होल कॉम्बिनेशन के बाद बच जाएंगे, they will travel to the collector region. Hence, the remainder hole crosses the base. Means what? After the recombination of the holes and the electrons, the holes coming from the emitter side and the electrons coming from the n side will have a electron hole pair recombination, and in the collector region there will be the presence of large number of the positively charged holes which are then be settling down into the collector region। और इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि आपका जो कलेक्टर रीजन है वो बहुत बड़ा रीजन हो जाता है। वो बड़ा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल के रिकॉम्बिनेशन के बाद भी बहुत सारे होल्स बच जाते हैं जो जाके कलेक्टर में जाके बैठ जाते हैं, इसलिए हमने उसको बोला कंस्टिट्यूट द कलेक्टर करंट। यानी बहुत सारे जो आपके रिमेनिंग होल्स है वो आपके कलेक्टर में जाके बैठ जाएंगे। दिस इज द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द पीएनपी ट्रांजिस्टर। सबको समझ में आया? सेक्शन बी स्टूडेंट्स, सेक्शन ए स्टूडेंट्स, समझ में आया बेटा सबको? यस। शुड वी मूव ऑन? आगे बढ़ने का? श्योर सर। ओके। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, इंपॉर्टेंट कुछ फैक्टर्स है वो हम अब स्टडी करेंगे।
अब ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम स्टडी करने वाले हैं, इसकी तरफ आपको सबको ध्यान देना है। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, अब हमने अभी तक सब, जस्ट अ मोमेंट, PNP is completed। अब हम देखेंगे ट्रांजिस्टर्स के कनेक्शंस। अब हम देख रहे हैं ट्रांजिस्टर के कुछ सिंबल्स। अब देखिए, हमको एनपीएन तो पता है। एनपीएन में आपका लेफ्ट हैंड साइड की पहली डायग्राम में दिख रहा हूं। देखिए, पूरे पेज को दो डायग्राम्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है फर्स्ट पार्ट, नीचे लिखा है रोमन लेटर 1 में, और एक सेकंड पार्ट है जिसको लिखा है रोमन लेटर 2 में 2। दिख रहा है क्या सबको? दिख रहा है सबको? हाँ। अब आपका जो ट्रांजिस्टर है वो तीन अलग अलग मोड्स में काम करता है। कौन से तीन अलग अलग मोड्स है? एक है एक्टिव मोड, when the base emitter junction is forward biased and the base collector junction is reversed biased, it is called as active mode। एक्टिव मोड बोले तो क्या है? when the base emitter junction is in the forward bias and base collector junction is reversed bias, then it is called as the active mode। उसके बाद में आता है सैचुरेशन मोड। अब इसमें क्या होता है, आपका बेस इमिटर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस रहता है और बेस कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस रहता है, उसको बोलते हैं सैचुरेशन मोड। और कट ऑफ मोड रहता है थर्ड मोड, व्हेन बेस इमिटर जंक्शन इज आल्सो रिवर्स्ड बायस, बेस कलेक्टर जंक्शन इज आल्सो रिवर्स्ड बायस्ड। When both the junctions are reversed biased, then it is called as the cut-off mode। When both the junctions are forward biased, then it is called as the saturation mode। When the base emitter junction is forward biased and the base collector junction is reversed biased, then it is called as the active mode। ये लिख लीजिए, याद रखिए। Transistor always operates in the three different modes: reverse biased mode, forward biased mode, and reversed biased forward biased modes। याद रखेंगे कैसे? When both the junctions are forward biased, emitter base junction as well as the base collector junction are forward biased, then it is called as the saturation mode। When both the junctions, that is the base emitter junction and the base collector junction, are reversed biased, then it is called as the cutoff mode। But when the base emitter junction is forward biased and the base collector junction is reversed biased, then it is called as the active mode। समझ में आ रहा? देखिए, ट्रांजिस्टर का एक्चुअली सिंबल्स कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बताया है यहाँ पर। सबसे पहले एनपीएन ट्रांजिस्टर देखिए। एनपीएन ट्रांजिस्टर मैंने कनेक्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड वाली ध्यान दीजिए डायग्राम। आपका ए रीजन हो गया इमिटर रीजन, बीच में का पी रीजन हो गया रीजन, और राइट हैंड से देखिए एन रीजन है जो थोड़ा सा बड़ा। एन और पी से आपका जो राइट हैंड साइड वाला एन रीजन है वो थोड़ा सा बड़ा है। दैट इज नथिंग बट माय कलेक्टर रीजन। कलेक्टर रीजन नेहमी मोठा असतो। असंच नाही काढलं ते की सरांना आली डायग्राम काढता रीजन इकडचा एन रीजन मोठा काढून दिला, असं नाही आहे। कलेक्टर रीजनचा एन रीजन जो असतो तो नेहमी मोठा मध्ये। ऑन द अदर हँड, तर तुम्ही या डायग्राम नीट लक्ष देऊन पहा। आणि जर पीएनपी ट्रान्झिस्टर असेल, जर असेल तर त्याच्यामध्ये एरो इनवर्ड एरो राहील पीएनपी मध्ये, आणि एनपीएन असेल तर एरो आउटवर्ड एरो राहील। हे लक्ष घ्या, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। त्याचा सिंबल खाली काढलेला आहे, ट्रान्झिस्टरचा सिंबल पण खाली काढलेला आहे, नीट लक्ष द्या। एनपीएनचं सिंबल कसं असतं, पीएनपीचं सिंबल कसं असतं, लक्षात येत आहे का? सगळ्यांच्या नोटबुक मध्ये लिहून घ्या। आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा, मी काही असाइनमेंट वगैरे देत नसतो, मी डायरेक्ट तुमचे फोटोग्राफ्स मागवत असतो। म्हणून जेव्हा जेव्हा मी म्हणतो की नोटबुक मध्ये लिहून घ्या, तेव्हा लिहून घेत जा, ठीक आहे?
हे काढून घ्या तुमच्या डायग्राम नोटबुक मध्ये. नोटबुक जवळ नसेल तर याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या, जेणेकरून नंतर लिहिता येईल. 1 मिनिट थांबतोय मी. ऍक्टिव्ह मोड कशाला म्हणतात, सॅच्युरेशन मोड कशाला म्हणतात आणि कट ऑफ मोड कशाला म्हणतात ते पण व्यवस्थित लिहून घ्या. 2 मिनिट थांबतोय मी. 12:27 झाले आहे. 12:30 ला परत सुरू करणार. इथेच बसलो आहे. तुम्हाला काही प्रश्न असेल तर विचारा. हे नोटबुक मध्ये लिहून घ्या. सेक्शन ए स्टुडंट्स, कॅन यू हिअर मी? Yes, sir. Yes, sir. Can you see the screen? Section A students. Section B students, can you see the screen? Section B students, can you hear me properly? Okay. Write down these details in your notebooks. Active mode, saturation mode, cutoff mode कशाला म्हणतात, ट्रान्झिस्टरचे सिम्बॉल काढून घ्या. पीएनपी ट्रान्झिस्टर कशाला म्हणतात, एनपीएन ट्रान्झिस्टर कशाला म्हणतात. याच्यानंतर हे डिस्कशन करणार नाही. याच्यानंतर त्याचा थोडासा पार्ट आहे तो थोडा Now, transistor connections. We are going to see transistor connection. Basically, transistor can be connected in a circuit in following 3 ways. The first region is called as a base region. Diagram मध्ये नीट लक्ष द्या. NPN आणि PNP ट्रान्झिस्टर्स काढलेले आहेत आणि कॉमन बेस रिजन आपण त्याला कनेक्शन करू शकतो. कॉमन इमिटर रिजन मध्ये आपण कनेक्शन करू शकतो. सोबतच आपण कॉमन कलेक्टर रिजन मध्ये कनेक्शन करू शकतो. The common base terminology is derived from the fact that the base is common to both the input and output side of the configuration. आता पहा, NPN आणि PNP दोन्ही प्रकारचे आपण ट्रान्झिस्टर्स इथे काढलेले आहेत. एरो जर इन्वर्ट असेल तर कोणत्या प्रकारचा ट्रान्झिस्टर आहे विद्यार्थ्यांनो? PNP. पीएनपी, अगदी बरोबर आहे. तर एनपीएन आणि पीएनपी या 2 डायग्राम्स मी इथे काढलेले आहे आणि इथे कॉमन बेस आहे. पहा, ट्रान्झिस्टर काढलेला आहे मधात, त्याच्या मधात आपण एक कॉमन बेस काढलेला आहे. खाली आपण बॅटरी लावलेली आहे. इमिटर आहे आणि बेस आहे. ते इथे व्हीईई हे चुकून नाही आलंय. दॅट इज नथिंग बट द व्हीसीसी, द पॉवर सप्लाय इज प्रोव्हाइडेड. ओके. बेस करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द इमिटर करंट. IE is always equal to the base current आणि म्हणून VEB न लिहिता आपण लिहिलं VEE. लक्षात येत आहे का सगळ्यांच्या? लेफ्ट हँड साइड मध्ये पहा, दोन्ही डायग्रामच्या खाली बॅटरीच्या खाली आपण लिहिलेलं आहे VEE. ते चुकून नाही लिहिलेलं आहे मी. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, द बेस व्होल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू द बेस व्होल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू द इमिटर व्होल्टेज. VE is always equal to VB and that's why we have written this VEE. लक्षात येते का सगळ्यांच्या? आता पहा, एक कॉमन बेस कनेक्ट केलेला आहे आणि आपण IE इमिटर करंटला एक बॅटरी लावलेली आहे. इमिटर आणि बेसच्या मधात आपण एक बॅटरी लावलेली आहे. तसंच कलेक्टर आणि बेसच्या मधात एक बॅटरी लावलेली आहे, सोबत एक लोड लावलेला आहे. हे काय आहे? आरसी म्हणजे काय आहे बेटा? हॅलो हॅलो, रेजिस्टर आहे. अगदी बरोबर आहे. द कलेक्टर करंट अँड द बेस करंट आर कनेक्टेड टू द बॅटरी आणि म्हणून आपण इथे VCB लिहिलं. व्होल्टेज फ्लोईंग अक्रॉस द कलेक्टर as well as the voltage flowing across the battery is given. Voltage flowing across the base is given from this battery. त्याला आपण आरसी ते कनेक्ट केलेला आहे, म्हणजेच आपण तिथे लोड कनेक्ट केलेला आहे. लक्षात येत आहे का? हॅलो, ही पहिली डायग्राम झाली तुमची एनपीएन बेसची. एनपीएन कॉमन आहे, इथे एनपीएन ट्रान्झिस्टर डायग्राम होती. आता तुमच्या दुसऱ्या साईडला आहे पीएनपी डायग्राम, पीएनपी बेस. पीएनपी ची डायग्राम आहे तुमच्या राईट हँड साईडला. इथे काय काय आहे? इमिटर करंट आहे आणि इमिटर बेस आहे, म्हणून नाव दिलं VEE आणि इकडे आपण नाव दिलेलं आहे परत VCB. VEE नाव का बरं दिलं विद्यार्थी मित्रांनो? कोणी सांगू शकेल का? VEE का बरं नाव दिलं आपण? हॅलो हॅलो क्लास, हॅलो
Yes, sir. VEE हे नाव का बरं दिलं आपण बॅटरीला? कोणी सांगू शकेल? पहा, नीट लक्ष द्या. IE, that is nothing but the emitter current, is always equal to the base current, that is nothing but the IB. त्याचाच अर्थ होतो की VB, that is nothing but the base voltage, is always equal to the emitter voltage, that is nothing but the VE. आता दिसतंय बेटा सेक्शन A स्टुडंट? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Section B students, screen is visible? Okay. ठीक है. So now we have studied the transistor connection, that is the common base we have studied, common emitter we have studied, and we have also studied the common collector. Hope is visible to all of you. आणि हे सगळ्यांना नीट लक्षात आलेलं आहे की डायग्राम नीट लक्षात आली. फॅक्टर that is nothing but the current amplification factor. The ratio of change in the collector current to the change in the emitter current at constant VCB is known as amplification factor. So amplification factor is nothing but the ratio of change in the collector current to the change in the emitter current. Change in the emitter current, while the VCB, that is the collector base voltage, remains same. It is denoted by alpha is equal to delta of IC upon divided by delta of IE, that is nothing but the amplification factor. The practical value is always less than unity. The practical value is less than that of the unity. Alpha is equal to delta of IC divided by delta of IE. This is nothing but the current amplification factor. Now we are also aware of the fact that IE, that is nothing but the emitter current, is nothing but the sum of base current and the collector current, is nothing but the sum of base current and the collector current. The value of this alpha always lies in between 0.9 to 0.99. Okay, so IE is nothing but the IB plus of IC. Now we know that the value of IB is nothing but we know that we will put the value of IC in the equation below, and therefore we will get that IC is equal to alpha into IE plus I into CBO, that is the collector base output voltage. ये दो टर्म्स आपको समझ में आई, that is the current amplification factor, and this IE is equal to IB plus IC. हे लक्षात आलेलं आहे सगळ्यांना. दोन टर्म्स, करंट एम्प्लिफिकेशन फॅक्टर आणि कलेक्टर करंट, हे जे डेफिनेशन आहे, द टोटल इमिटर करंट डज नॉट रीच टू द कलेक्टर टर्मिनल अँड देअरफॉर द इमिटर करंट इज नथिंग बट द बेस ऑफ इज नथिंग बट द सम ऑफ बेस करंट अँड द कलेक्टर करंट. आपण जर हे एक्सप्रेशन आज सुरू केलं तर कदाचित हा एक्सप्रेशन कंप्लीट होणार नाही, म्हणून आपण या दोन टर्म्स आज शिकलेलो आहे. नेक्स्ट क्लासमध्ये आपण एक्सप्रेशन घेऊया. लक्षात येईल का? सगळ्यांच्या लक्षात आलं का ह्या दोन व्हॅल्यूज? ठीक आहे. Yes, sir. आता काय आहे की ऑलरेडी आपल्या 12:40 पर्यंतच आपला लेक्चर असतो ना. हॅलो क्लास. Yes, sir. आपला लेक्चर 12:40 पर्यंतच असतो आणि आपण ऑलरेडी 2 मिनिट एक्सटेंड केलेला आहे. मला वाटतं तुमचा दुसरा क्लास आहे परत, तर आज आपण एवढंच पाहूया. अल्फा इज नथिंग बट द delta of IC divided by delta of IE. What is IC? Change in the collector current to the change in the emitter current, where the VCB, that collector base voltage, remains constant. The value of alpha is always less than unity, that is, it is always less than that of the 1. It is always, the value of alpha is always equal to 0.9 to 0.99.
Then we also studied the other formula, that is nothing but the emitter current is nothing but the sum of the base current and the collector current. So in the next class, when we will be meeting, we will be discussing this expression for the collector current. लक्षात येत आहे का सगळ्यांना? Okay. So in the next class, we will also study that. But today we will also study these two more definition, that is nothing but the input resistance and the output resistance. The ratio of change in the base emitter voltage to the emitter current is to the change in the emitter current is nothing but the input resistance, which is denoted by Ri. या डेल्टाला, या ट्रायंगलला तुम्ही कसं वाचाल? द रेशो ऑफ change in the emitter base voltage to the change in the emitter current is called as the input resistance, where the formula is Ri is equal to delta of VBE divided by delta of IE. This is nothing but my input resistance. ये भी definition आपको याद रखनी है, ये भी definition का आपको काम पड़ने वाला है. The third term is nothing but the output resistance. The ratio of change in the base collector voltage to the change of the collector current is called as the output resistance. It is denoted as RO. That is, the output resistance is always equal to the change of, that is delta of VBC divided by the delta of IC. Okay, this is nothing but the definition of the input resistance, output resistance, amplification factor and emitter current. लक्षात आलं का सगळ्यांना या चारी डेफिनेशन्स? Yes, sir. सेक्शन ए क्लियर आहे का बेटा? या चारी डेफिनेशन्स क्लियर आहे? Yes, sir. सेक्शन बी स्टुडंट्स, या चारी डेफिनेशन क्लियर आहे?